लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट हम पढ़ रहे थे निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन हल करना मैंने आपको बताया था। आज अपन पढ़ते हैं समाकलन के अनुप्रयोग, या समाकलन को अपन कहाँ काम में लेंगे। ठीक है, तो समाकलन के अनुप्रयोग हम पढ़ने जा रहे हैं। तो समाकलन के अनुप्रयोग तो समाकलन के अनुप्रयोग देखो कहाँ काम में आएंगे। पहला अनुप्रयोग देखो, जैसे आपको विस्थापन ज्ञात करना है। विस्थापन, वेग दिया हुआ है और वेग से आपको विस्थापन ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे अपन बताओ? वेग का समाकलन करेंगे समय के सापेक्ष। आप समझ पा रहे हो, है ना? मैंने आपको अवकलन में बताया था, याद करो कि विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या मिलेगा? वेग। विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या मिलेगा? वेग। और समाकलन क्या है? विपरीत प्रक्रिया। तो विस्थापन का अवकलन करने पर वेग मिलता है, तो वेग का समय के सापेक्ष समाकलन करने पर क्या मिलेगा बताओ? तो देखो, वेग का समय के सापेक्ष समाकलन करें तो क्या मिलेगा? मतलब जब वेग दिया गया हो और विस्थापन ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे अपन? समय के सापेक्ष समाकलन। क्लियर है? कोई दिक्कत? दूसरा, अगर आपको वेग ज्ञात करना है, वेग जबकि त्वरण दिया गया है, तो क्या करेंगे? त्वरण का समय के सापेक्ष समाकलन। त्वरण का समय के सापेक्ष समाकलन। तीसरा, ऐसे आपने खूब पढ़ा है, कार्य पढ़ा है। कार्य कैसे ज्ञात करते हैं? समाकलन f डॉट dx, बल गुणा विस्थापन, मतलब बल का विस्थापन के सापेक्ष समाकलन। समझते हो? चौथा, आवेग पढ़ा होगा आपने। आवेग बताया शुरू की क्लासेज में हमने, तो आवेग का फॉर्मूला बताया था, समाकलन f डॉट dt। तो ऐसे अलग अलग भौतिक राशियों को हल करने के लिए फॉर्मूला काम में लिया जाता है। देखो अब मीनिंग क्या है, कैसे काम में लेंगे। आप बोलोगे कार्य का फॉर्मूला तो बल गुना विस्थापन होता है, तो समाकलन करने की ज़रूरत क्या है ज़रूरत। अगर बल और विस्थापन ऐसे दिए हैं कि बल दे दिया 50 न्यूटन और विस्थापन दे दिया आपको 5 मीटर, तब तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये वाला फार्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? नियत राशियों के लिए। लेकिन अगर बल आपको ऐसे दे दिया x² + 3x - 5, परिवर्तनशील बल दे दिया, ये बदलेगा, x का मान बदलेगा तो बल भी बदलेगा। तो अगर परिवर्तनशील बल दे दिया तो क्या इससे हल कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही परिवर्तनशील राशियों को हल करने के लिए क्या किया जाएगा? समाकलन। अगर बल का मान नियत दिया हुआ है, नियत मतलब कोई निश्चित मान दिया है, संख्या में मान दिया हुआ है, बल का मान निश्चित किसी संख्या में मान दिया हुआ है, तब तो ये फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट। और अगर संख्या में नहीं है, परिवर्तनशील है, तो परिवर्तनशील है मतलब किसी अन्य फलन के रूप में, तब क्या किया जाता है बताओ? समाकलन किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ 3-4 भौतिक राशियां मैंने आपको बताई हैं। ऐसी और भी भौतिक राशियां होती है काफ़ी, है ना? तो ऐसी जगहों पर अपन समाकलन का उपयोग लेंगे। ठीक है, जैसे वेग जब नियत होगा तब तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, विस्थापन बराबर वेग गुना समय। लेकिन वेग समय के सापेक्ष बदल रहा होगा तब क्या लगाएंगे? ये समाकलन वाला। ठीक है, जैसे मैंने वेग दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड, समय दे दिया, तब तो हो जाएगा सॉल्व। लेकिन मैंने वेग दे दिया t² - 1/t है, मतलब जब समय बदलेगा तो वेग भी बदलेगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? विस्थापन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? समाकलन। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अगला अनुप्रयोग देखो, क्षेत्रफल, अनियमित आकृति का क्षेत्रफल। अनियमित आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना।
समाकलन की सहायता से अनियमित आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे समझना आप, जैसे आपके पास ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, देखना गौर से, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, सॉरी ये x है और ये y है। अब क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं अनियमित आकृतियों के। अब आकृति देखना कैसी दे दी मैंने आपको कोई फलन दे दिया ऐसा, इस तरीके का। अब आपको क्या करना है कि ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। या इसको हटाओ, यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये वाला जो है ना, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या इसका कोई फॉर्मूला है? आपने पढ़ा है कहीं इसका कोई फॉर्मूला है? त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा है, आयत का पढ़ा है, वर्ग का पढ़ा है, वृत्त का पढ़ा है, नियमित आकृतियों के पढ़े। लेकिन ऐसे लहरदार आकृति हो ऐसी, यूं, ये लो, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो क्या? है नहीं कर सकते, तो ये अनियमित आकृति हो गई। तो अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल भी ज्ञात किया जा सकता है समाकलन की सहायता से। कैसे ज्ञात कर सकते हैं देखो आप, तरीका क्या है। ये एक ग्राफ दिया, एक वक्र दिया, इस वक्र का कोई ना कोई समीकरण होगा ऐसे, y बराबर f ऑफ x, y बराबर x का फलन। जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा है, y बराबर x के रूप में कोई समीकरण दिया, उसको हल करते हैं, ग्राफ बनता है कोई ना कोई। आपने सरल रेखिक बनाए, ये टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ कोई समीकरण है जिसका ग्राफ इस तरीके से बना है। अब ये इसके नीचे घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस वक्र से और x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल। और यहाँ पे इस जगह पे x का मान है a और इस जगह पे x का मान कितना है बताओ, b। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तरीका देखना। इस आकृति को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में। तो मैंने ऐसे खड़े खड़े बहुत सारे टुकड़े कर दिए, इसके छोटे छोटे टुकड़े ऐसे बहुत सारे टुकड़े काट दिए। तो उनमें से कोई एक टुकड़ा अपन ने ले लिया, कोई भी एक टुकड़ा, कहीं भी एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है। अब बताओ, ये जो टुकड़ा अपन ने लिया है, इस टुकड़े की यहाँ पे ऊंचाई कितनी मान लेते हैं अपन, y। कितनी मान लें, ये ऊंचाई कितनी है y। और ये जो यहाँ से यहाँ तक x के मान में परिवर्तन है, इसको अपन क्या लिखेंगे, dx। क्या लिखेंगे बताओ, dx। समझ आया? आप समझते हो ना? ये दो बिंदु है, दो बिंदु यहाँ से देखो, यहाँ से इसकी दूरी मान लो x1 है और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, x2। तो ये कितना रह गया, ये x2 माइनस x1, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, dx बोलते हैं ना, कोई दिक्कत? अब देखो गौर से देखो, क्या ये वाली पट्टी, ये पट्टी दिख रही है, ये पट्टी एक लगभग एक आयत की तरह व्यवहार करेगी या नहीं? एक पट्टी किसकी तरह व्यवहार करेगी, लगभग आयत की तरह, क्योंकि ये रेखा जो घूम के जा रही है वो लगभग आयत ही बना देगी, बनाएगी या नहीं? तो लगभग आयत की तरह व्यवहार करेगी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितनी हो गई इसकी बताओ, y। लंबाई कितनी हो गई, y। और चौड़ाई कितनी हो गई इसकी बताओ, dx। आ गई? ये एक पट्टी का क्षेत्रफल आ गया नहीं? हमने इस पूरे क्षेत्र को ऐसी बहुत सारी पट्टियों के रूप में विभाजित किया था। मैंने बोला था ना, बहुत सारी पट्टियों के रूप में टुकड़े करेंगे इसके और एक पट्टी ले लेंगे, तो एक पट्टी का क्षेत्रफल पता लग गया। ऐसी यहाँ बहुत सारी पट्टियाँ बनेंगी और उन सभी पट्टियों का क्षेत्रफल निकालें, तो सभी पट्टियों का क्षेत्रफल किस रूप में निकलेगा, इसी रूप में आएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ऐसे तो आएगा। सभी पट्टियाँ कैसी कटेंगी, पतली पतली आयताकार पट्टियाँ कटेंगी, है ना। और सभी पट्टियों के क्षेत्रफलों का योग कर दें, समझ रहे हो? यहाँ जितनी भी पट्टियाँ काटी गई हैं उन सभी पट्टियों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लें ऐसे, और सभी के क्षेत्रफलों का योग कर दें, तो बताओ ये पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? और सभी के क्षेत्रफलों का योग करना, और योग का मतलब ही मैंने क्या बताया था बड़ी क्लास में, समाकलन। योग का मतलब क्या बताया था,
पहले क्या पढ़ते थे? समेशन। अब क्या पढ़ेंगे? समाकलन। पहले ये पढ़ा था ना ये, अब ये। समझ रहे हो आप? इसका मतलब योग और इसका मतलब भी योग होता है। ये नियत राशियों के लिए, परिवर्तनशील राशियों के लिए। यहाँ पे नियत राशियाँ होती थी जैसे 10, 20, 30, इनका योग करना था। यहाँ परिवर्तनशील राशियाँ होंगी x स्क्वायर, x माइनस एक्स क्यूब, ऐसे उनका योग करना होगा। ठीक है, तो सभी पट्टियों के क्षेत्रफलों का योग करें। योग मतलब समाकलन कर दें। अब ये क्या आ गया बताओ? ये आ गया सभी पट्टियों के क्षेत्रफलों का योग। तो ये क्या बन गया? इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल। तो किसी भी अनियमित आकार की आकृति का क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? समाकलन y dx। कहाँ से कहाँ तक करना है? x के सापेक्ष कर रहे हैं समाकलन, तो x का मान कहाँ से कहाँ तक बदल रहा है? a से b तक। तो यहाँ नीचे तो क्या लिख देंगे? a, और ऊपर क्या लिख देंगे बताओ? तो कहाँ से कहाँ तक करना है अपन को ये समाकलन? a से b तक। क्लियर है? तो कैसा समाकलन हो गया ये? निश्चित समाकलन। ठीक है, अब देखो, मान लो इधर बात करें, एक आकृति ऐसी बनी हुई है। अब आपको पता करना है कि ये इससे और y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ऐसे ही है। ये कोई वृत्ताकार नहीं है, समझ रहे हो आप? अर्धवृत्ताकार या वैसा आप समझ रहे हो, ऐसा नहीं है, ऐसे बनी हुई है ये। ठीक है, अब बताओ इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे y का मान परिवर्तित हो रहा है। y बराबर किससे बताओ? a से y बराबर b तक। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे फलन दिया हुआ है। अब क्या करेंगे बताओ? क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? आप बता सकते हो मुझे? इसको छोटी छोटी पट्टियों में विभाजित करेंगे। ठीक है, आड़ी छोटी छोटी पट्टियों में विभाजित किया। उनमें से कोई एक पट्टी मान लेते हैं आप। ये एक पट्टी मान ली, इसकी x अक्ष के अनुदिश दूरी, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? मान लेते हैं ये x हो गई। ये वाली दूरी कितनी हो गई बताओ? x मान ली, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पट्टी की लंबाई। और ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक, ये पट्टी की चौड़ाई, इसको क्या मान लेंगे? dy होगा। dy समझते हो ना क्यों होगा dy? कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y2, तो ये दूरी कितनी बचेगी? y2 माइनस y1 मतलब dy। क्लियर है? अब ये क्या बन गया? एक आयत बन गया। तो इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालो, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x गुणा dy आ गया। ये एक पट्टी का क्षेत्रफल आ गया। ऐसी बहुत सारी पट्टियाँ काटी गई हैं, हर पट्टी का क्षेत्रफल निकालें तो ऐसे ही निकाला जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। और इन सभी पट्टियों के क्षेत्रफलों का क्या कर दें? योग। योग मतलब समाकलन। तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये डॉटेड डॉटेड जहाँ हो रहा है ना, तो ये अनियमित आकार की जो आकृति है, इस आकृति का क्षेत्रफल पता लग जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक करना है बताओ? y का मान a से b तक। दोनों में क्या अंतर है, समझ पा रहे हो? इसमें y का समाकलन करना है x के सापेक्ष, और इसमें x का समाकलन करना है। क्लियर है? आगे हल नहीं होगा ये, क्योंकि y का x के सापेक्ष समाकलन नहीं होता है और x का y के सापेक्ष समाकलन भी नहीं होता है। x का x के सापेक्ष होता है और y का y के सापेक्ष होता है। कभी ऐसा नहीं होता है x का y के सापेक्ष हो जाए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ y का मान रखना पड़ेगा x के रूप में। y का मान किसके रूप में रखना पड़ेगा? फिर हल होगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये इसके अनुप्रयोग हैं जो आपको याद रखने। ठीक है, तो ये थे समाकलन के अनुप्रयोग जो अपने काम में आएंगे। अब आगे नई गणित शुरू करें। तो नई गणित अपन लेते हैं आज लघुगणक, लोगारिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो अपन पढ़ चुके हैं अब तक बीजगणित, त्रिकोणमिति, अवकलन, समाकलन। अब नया टॉपिक आता है लघुगणक। केमिस्ट्री में आपका इससे परिचय हो गया होगा, फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, है ना। लघुगणक, लोगारिथमिक फंक्शंस,
लोगारिज्म। ठीक है, क्या होता है लघुगणक समझना आप मुझे बताओ। 2 की घात 3 कितना आएगा? आप बताओ। 2 की घात 5 कितना आएगा? आप बताओ। 2 की घात 2020 कितना आएगा? बोलो, बोलती बंद हो जाएगी आपकी है। 2 की घात 2020, 2 की घात 2020 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 2020 बार करना है ऐसे। तो आपकी यहाँ बोलती बंद हो जाती है। तो जहाँ बोलती बंद हो जाती है वहीं पे नई गणित शुरू हो जाती है लघुगणक से। लघुगणक क्या है? जो उच्चतम घातें जो होती हैं उनको हल करना आसान नहीं होता है। किसी भी राशि की जो उच्चतम घातें होती हैं उनको हल करना आसान नहीं होता है। तो इनको हल करने के लिए एक नई गणित की खोज हुई जिसको बोला जाता है लघुगणक। ठीक है, तो इन उच्च घातों को कैसे हल किया जाता है इसमें हम ये समझेंगे। बड़ी आसानी से हल हो जाती हैं। ठीक है, तो कैसे देखना आप तरीका समझें। यदि a की घात x बराबर b है, यदि a की घात x बराबर b है, ऐसा मान लेते हैं। x मान लो बहुत बड़ी घात है जो हम हल नहीं कर पा रहे, तो मान ला a की घात x बराबर b है। तो अगर आपको इसको हल करना है तो लघुगणक गणित क्या कहती है कि x का मान निकल के आएगा log ऑफ a और b। ऐसा x कितना होगा? log ऑफ a b। अब इसमें ये जो नीचे लगा हुआ है ना बिल्कुल ऐसे log g के नीचे log पढ़ेंगे इसको log, और ये क्या है? g के नीचे लिखा हुआ है a। ये ऐसे लिखा हुआ है जैसे भारत के नक्शे के नीचे श्रीलंका होता है ना। तो इसको अपन क्या पढ़ेंगे? आधार। क्या पढ़ेंगे बताओ? इसे बोला जाता है log का आधार, log का आधार। और ये जो यहाँ पे लिखी जाती है बड़ी सी बराबर में, इसको बोलते हैं संख्या। बोलते हैं इसको क्या बोला जाता है बताओ? संख्या। ठीक है, तो अगर a की घात x बराबर b है तो यदि x का मान ज्ञात करना है तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 की घात x बराबर 8 है, तो बताओ x का मान क्या होगा? तो आप तुरंत बता दोगे x का मान 3 होगा। लेकिन मैंने बोल दिया 2 की घात x बराबर 5 3 8 5 4 2 1 6 है। अब बताओ x का मान क्या होगा? आप नहीं बता सकते। तो ऐसी अवस्था में कैसे ज्ञात कर सकते हैं x का मान? इस तरीके से 2 की घात x बराबर कितना भी हो, x का मान ये आएगा। आएगा या नहीं? तो ऐसी बड़ी गणनाओं को आसान करने के लिए लघुगणक गणित काम में ली गई है। क्लियर है? अब इसको क्या पढ़ेंगे? इसको ऐसे पढ़ेंगे, यदि a की घात x बराबर b है और हमें x का मान ज्ञात करना है तो x का मान आएगा log आधार a संख्या b। क्या पढ़ेंगे इसको? log आधार a संख्या b, log आधार a संख्या b। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? x बराबर log आधार a संख्या b, ऐसे पढ़ेंगे। जब भी पढ़ेंगे लिखा हुआ कुछ भी हो उसे पढ़ना भी आना चाहिए अपन को। तो log आधार a संख्या b। अब इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आपको डायरेक्ट याद करने, तो बेसिक फॉर्मूले क्या है बताओ? फॉर्मूला महत्वपूर्ण सूत्र पहला log आधार a है ना, और यहाँ लिखा हो m गुणा n, ऐसा लिखा हो m गुणा n। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है log आधार a m प्लस log आधार a n। क्लियर है? मतलब दो राशियां यदि गुणा में हो तो उन पे अलग अलग log लग के वो किस में बदल जाती हैं? प्लस में।
दूसरा, log आधार a m/n हो तो ये हो जाता है log आधार a m माइनस log आधार a n हो जाती है। ठीक है। तीसरा देखो, log आधार a और m की घात n हो तो ये n आगे आ जाता है, ये हो जाता है n log आधार a m। क्लियर है? n log आधार a और m। ठीक है। तो इनको थोड़ा सा अपन सीखते हैं क्या सिस्टम है ये। पहले एक बार फॉर्मूले लिख लेते हैं, फिर उन फॉर्मूलों को कैसे यूज़ लेते हैं वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। तो देखो, फॉर्मूला नंबर 4, लॉग का फॉर्मूला। चौथा है लॉग आधार a और यहाँ पे संख्या भी a आ गई। लॉग आधार a और संख्या भी क्या आ गई बताओ? आधार और संख्या क्या हो गई? समान। समान आ गई तो इसका आंसर क्या आने वाला है? सोचो, मैं बताऊं? मैंने लिखा था a की घात x बराबर b, देखो ऊपर लिखा था। और अब अपन लिख रहे हैं x बराबर log a की घात a। तो हमने क्या परिवर्तन किया है? b की जगह क्या लिख दिया है बताओ? a। तो यहाँ पे ऊपर वाले समीकरण में b की जगह क्या लिख दें? a। तो बताओ x का मान कितना होगा? a की घात 1 हो गई तो x का मान कितना हो गया? 1। बोलो हुआ है नहीं? तो मतलब अगर आधार और संख्या समान हो तो इसका मान कितना निकल के आएगा? 1। ठीक है। आगे आओ, पांचवा, लॉग कोई भी आधार हो लेकिन इसमें 1 लिखा हो तो इसका मान कितना रहेगा बताओ? 0। ठीक है। छठा, लॉग आधार a हो और इसमें या तो लिखा हो आप 0 या ऋणात्मक संख्या, या तो 0 लिखा हो या फिर क्या लिखा हो बताओ? ऋणात्मक संख्या। तो ये होती है अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब ये परिभाषित नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब लॉग के अंदर 0 और ऋणात्मक संख्या कभी भी आपको नहीं मिलेंगी। मिलती हैं तो वो गणित के हिसाब से गलत लिखा हुआ है। लॉग के अंदर 0 परिभाषित नहीं है क्योंकि लॉग 0 का मान आता है अनंत। अब अनंत में क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। ऋणात्मक संख्याओं को लॉग में नहीं माना गया है। तो विशेष ध्यान रखना है, लॉग के अंदर यदि 0 लिखा हुआ है और या ऋणात्मक संख्या लिखी है तो वो अस्तित्व में ही नहीं है, वो गलत है, बात ही गलत है वो। ठीक है, अपरिभाषित है वो। हो गया? आगे आओ। 6 फॉर्मूले हो गए। 7वां देखो, लॉग ऑफ आधार है e और यहाँ लिखा हुआ है x या m लिखा हुआ है, कुछ भी। ठीक है। और इसको 10 आधार में बदलना है। आधार क्या क्या करना है अपन को? 10। e आधार में दिया हुआ होगा और 10 आधार में बदलना है। e क्या है? e ये वाला, e की घात x वाला चर घातांकीय फलन। x का मान 1 कर दें तो क्या बन जाएगा? e। तो इसके बारे में आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा। बस ये ध्यान रखो कि लॉग के आधार में e दिया हो और उस आधार को 10 में बदलना हो तो कैसे बदला जाता है? 2.303 से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा कर देते हैं? 2.303 से। समझ में आया? कई बार ज़रूरत पड़ेगी, आप केमिस्ट्री में ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी बजाय फिजिक्स के। फिजिक्स ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊँगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा और फिजिक्स भी पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो मैथमेटिक्स तो चल रही है
और केमिस्ट्री भी आएगी, टॉपिक आएंगे भौतिक रसायन के, उसमें केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे आप, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये केमिस्ट्री में काम आएंगे आगे 12th क्लास में, अभी तक नहीं आए होंगे लेकिन 12th में काम आएंगे, है ना। रासायनिक बल गति की चैप्टर आएगा, उसमें काम आएंगे, ठीक है, केमिकल काइनेमेटिक्स में। तो ई आधार को 10 आधार में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, और अपने भी काम आएंगे, ऊष्मा गति की चैप्टर आएगा उसमें काम आएंगे। फिर आगे आओ 8वां, लॉग आधार में 10 दिया हो और यहाँ लिखा हो 2, लॉग आधार 10 संख्या 2, तो इसका मान होता है 0.3010। क्या मान होता है, ठीक है। कहाँ से आया, इसके लिए एक लघुगणक सारणी दी गई है। आप अपनी केमिस्ट्री की बुक उठाओगे या फिजिक्स की बुक उठाओगे तो दोनों के पीछे देखना एक लघुगणक और प्रति लघुगणक की सारणी दी हुई है। लघुगणक और प्रति लघुगणक की सारणी दी हुई है, उस सारणी में सभी के मान दिखाए गए हैं। तो हमें क्या करना होता है, वो सारणी देखना सीखना होता है और उसमें से टीप टीप के बताने होते हैं। पेपर में लिखे हुए आते हैं कि log 2 का मान इतना होता है। बाकी कुछ ऐसे हैं जो याद रखने पड़ेंगे, वो लिखे हुए नहीं आएंगे। जैसे log 2 का मान आपको याद होना चाहिए 0.3010 और log 3 का मान भी याद होना चाहिए। आधार 10 हो, आधार 10 ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। आधार बदल गया तो मान भी बदल जाएगा। तो log 3 का मान होता है 0.4771, ये याद करने हैं आपको। log 3 का मान कितना होता है 0.477। ओके, कोई दिक्कत, ठीक है। और देखो 10वां, अगर log आधार A संख्या B है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/log आधार B संख्या A। आपको मान लो कि कहीं ज़रूरत पड़ जाए, कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ जाए क्या, कि आधार को संख्या बनाना है, संख्या को आधार, तो उल्टा बनाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा इन, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है, समझ आया ये। आगे देखो 11वां, मान लो log आधार A और संख्या B लिखी हुई है और मान लो किसी अन्य आधार में बदलना है, ना A में बदलना ना B में बदलना, मान लो E आधार में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, log E संख्या B log आधार E संख्या A। क्लियर है, दोनों फॉर्मूलों में अंतर पता लगा। संख्या देखो, आधार A संख्या B, इन्हीं को आपस में बदलना है तो उल्टा करके लिख देंगे, और आधार A संख्या B और किसी अन्य आधार में बदलना है, E आधार में बदलना है, तो दोनों जगह आधार E आएगा और ये ऊपर संख्या B लिखेंगे और नीचे वाले आधार को क्या बना देंगे, संख्या। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, log EB, ये तो ऐसे ही रहेगा। नीचे वाले को देखो, नीचे वाले को 1/log EA, ये ऊपर वाले से मैच कर रहा है या नहीं, बोलो, समझ रहे हो ना आप। ये जो log EB है इसको तो ऐसे ही लिख दिया, तो बाकी क्या बचा, 1/log EA, 1/log EA। तो 1/log EA इसको क्या लिख सकते हैं, 1/log EA इसको लिख सकते हैं log AE, उल्टा हो जाता है नहीं। BA का क्या बन गया, AB, BA का क्या बन गया बताओ, AB, तो EA का क्या बन जाएगा बताओ, AE, EA का क्या बन जाएगा, तो ये गुणा में आ जाएगा log AE, आ गया। तो या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो। तो ये हैं लघुगणक के कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आपको याद करने पड़ेंगे, और इन्हीं पे आधारित कुछ गणनाएं भी होंगी आपके कुछ चैप्टर्स में, जैसे फिजिक्स में होंगी ऊष्मागतिकी में,
केमिस्ट्री में होंगी, रासायनिक बल गतिकी में मोल कॉन्सेप्ट पे भी होंगी। तो आज का कार्यक्रम इतना ही, याद करो ये सारे फॉर्मूले आप पहले से लर्न करके रखें। कल इन पे आधारित कुछ सवाल बताएंगे और नई गणित पढ़ेंगे, द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति।